हेलो हेलो ऑनलाइन क्लास, am I audible? Yes, sir. Okay. So I am going to take I am going to take the class related to paper 11. Okay. And what is it? It is financial management and business data analytics. Okay. Our more emphasis on this portion 80%. 75 to 80% of the sums will comes from financial management. Okay. Okay. ऑनलाइन क्लास. ओके. Yes, sir. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सर. एग्ज़ाम में पूछता कहाँ से क्वेश्चन है और और क्या क्या क्वेश्चन, क्या स्ट्रक्चर है क्वेश्चन को. मतलब आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो कैसा सम्स मिलेगा और किस टाइप का सम्स मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना. सबसे पहले देख लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. एमसीक्यू है कितना, 12. एमसीक्यू पता है ना, एमसीक्यू पता है ना. फिर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स. एमसीक्यू कितना, 12, 12 नंबर का, 1 मार्क्स ईच, टोटल 12. ट्रू फॉल्स आपका 7 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच, 7 मार्क्स. फिल इन द ब्लैंक्स 6 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच, और ये 6 मार्क्स. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन any 5 out of 7. You will be given with 7 questions and you have to complete at least 5 questions. Okay. और सर चैप्टर्स, चैप्टर्स देख लीजिए. दीज आर द चैप्टर्स. फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, थियोरी, फुल थियोरी प्लस प्रैक्टिकल. ये फुल थ्योरी और यहाँ से यहाँ तक प्रैक्टिकल. अंडरस्टूड. आ रहा है समझ में. एनी रिप्लाई फ्रॉम ऑनलाइन. यस सर. ठीक है. और ये यहाँ से यहाँ तक थियोरी. अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोलूँ तो सर ये जो दिख रहा है ना 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, वो बेसिकली आपका कहाँ से आएगा पता है, यहाँ से. ये वाला. अंडरस्टूड. मतलब सर आपको ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन थॉरोली कंप्लीट करना पड़ेगा. दिस इज थियोरी पार्ट. आई विल हेल्प बट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम, यू हैव टू स्टडी एट योर होम ऑल्सो. ठीक है. मेरा मेन फोकस ये इस पे रहेगा. ठीक है.
MCQs, fill in the blanks is just all about practice. इसके लिए मैं डेलिकेटली स्टडी तो नहीं कराने वाला, मैं जो यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा इट इज़ रिलेटेड टू, इट विल कवर दिस पोर्शन ऑल्सो. आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है क्या? यस सर. ओके. हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. मेरे क्लास में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है. क्या इम्पोर्टेंट? मस्ट ब्रिंग कैलकुलेटर. मस्ट, मे नहीं, मस्ट. कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा क्लास में. आपका हाथ कैलकुलेटर में बहुत स्मूथ नहीं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए. ठीक है? बिना देखे आप नंबर टाइप कर रहे हैं, इस लेवल का एक्यूरेसी चाहिए. क्लियर है? एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में. बिकॉज ये सारा जो मैंने बोला ना लॉन्ग वाला, it is all time taking big sums, and if you do not have competence, if you do not have practice on calculator, you will not able to complete all 5 questions within the time frame. Clear है? तो बाद में पता है क्या लगेगा, आता था लेकिन छूट गया. वो गिल्ट को ओवरकम करने के लिए सर आपको रोज कैलकुलेटर लाना पड़ेगा ऑफिस क्लास में. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि मैं देख के पूछ के नंबर बैठा दूंगा, तो ही और शी इज चीटिंग विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. उसको अभी मज़ा आएगा, हाँ देख के कर ले रहे हैं. एग्जाम में जब वो स्पीड, वो पिकअप नहीं आएगा. अंडरस्टूड? दूसरा, नोट्स. सर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा. ठीक है? मैं सम्स करा रहा हूँ, मेरा बेसिक बेस रहेगा सम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू to visit the website of the institute and practice all previous year question. मैं जब था तो 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल तक किया हुआ हूँ. एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू कि 5-6 साल तक तो जाना ही. 5-6 साल मतलब 10 टर्म है कि नहीं? 10 टर्म, 10-12 टर्म तक तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑब्वियसली मेरा जो क्लास नोट्स रहेगा, मेरा जो होमवर्क रहेगा, दैट विल कवर मोस्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. बट क्लास में मैं करवा रहा हूँ और मेरा गाइडेंस से आप बढ़ रहे हैं, दिट विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मेक यू पास. अंडरस्टूड? तीसरा, स्कैनर. सर स्कैनर खरीद लो. ठीक है? इट विल हेल्प यू अ लॉट. अंडरस्टूड? इट विल हेल्प यू अ लॉट. स्कैनर के लिए स्कैनर से प्रैक्टिस कीजिए. सम्स जो हो जा रहा है चैप्टर, एग्जाम ऑफ क्लास में कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, जैसे सर ये कंप्लीट हुआ, इसका सम स्कैनर से सॉल्व कीजिए. जितना ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनलेस एग्ज़ाम आएगा, स्मूथ होगा एग्ज़ाम. क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है या बोर लग रहा है?
ऑनलाइन क्लास। सर ये स्कैनर मतलब समझ नहीं आया, आप स्कैनर वाला पॉइंट जो स्कैनर बोला। स्कैनर वाला पॉइंट है प्रीवियस ईयर सम्स। अगर आप के बगल में कोई मार्केट है, बुक में ज़्यादा टाइम स्कैनर का प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, 150 से 200 रुपया होता है। ओके, 150 से 200 रुपया होता है, उसमें प्रीवियस ईयर सम्स रहते हैं। अंडरस्टूड। स्कैनर आता है सुचित्रा का, स्कैनर आता है टैक्समैन का। टैक्समैन का, ये दो का स्कैनर आता है। 150 से 200 रुपया दाम रहता है कि स्कैनर का। एक बुक होती है, इस पर प्रीवियस ईयर सम्स होता है। ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए। जो कंप्लीट हो गया है, जो कंप्लीट हो गया है टॉपिक, उसका सारा स्कैनर में सम सॉल्व कीजिए। अंडरस्टूड। मैं आपको पास होने का अप्रोच बता रहा हूँ, पढ़ने का नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली पढ़ के क्या करेंगे, पहले पास तो होना है ना। ठीक है, आवर अल्टीमेट गोल इज टू पास द क्रैक द एग्जाम विद गुड मार्क्स, ऑब्वियसली। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, ओके। आज स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर लाएं क्या आप लोग ने? नहीं लाना, नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेटर लेके आना पक्का। आपका कैलकुलेटर में, आपके कैलकुलेटर में आपके कैलकुलेटर में m प्लस, m माइनस, MRC और GT, ये सब बटन होना चाहिए। अंडरस्टूड। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड, सिटीजन का करें, कैशियो का करें, किसी का भी करें, ठीक है, ये बटन होना चाहिए, क्योंकि ये बटन का यूज़ होगा। ठीक है, एंड बी ऑनेस्ट कि इनिशियल फेज में आप लोग गुड अच्छा कैलकुलेटर खरीद लें, ठीक है, जो चले आपके साथ फाइनल तक। ठीक है कि नहीं? तो अच्छा कैलकुलेटर ले, ये सारा फंक्शंस होना चाहिए आपके सारा कैलकुलेटर में, क्योंकि इस सब का फंक्शन का यूज़ होने वाला है सारा का। 1 2 3 4 सबके पास रहता है। अंडरस्टूड। ठीक है, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। मॉड्यूल 1। आज मैं थियोरी की तरफ ज़्यादा रहूँगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का थियोरी पोर्शन ज़्यादा कवर करूँगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करूँगा बिकॉज कैलकुलेटर सबके पास नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहता क्लास वेस्ट हो, नेक्स्ट क्लास भी आऊँ तो थ्योरी करवाऊँ। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कैलकुलेटर यूज़ करना, लेके आना, यूज़ करना। ठीक है, मॉड्यूल 1, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थ्योरी, ठीक है,
आवर टॉपिक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लिखिए द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को FM लिखेंगे, ठीक है। बुक नहीं लिखना है, नोट्स लिखना है, ठीक है, जो हम लोग को सूट करे, ठीक है। द फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। सेक्शन 1, नीचे नेक्स्ट लाइन, सेक्शन 1 थियोरी, नेक्स्ट सेक्शन 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेक्शन 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्रैकेट में TVM, हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को TVM लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखना सीख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं, नोट्स में। नंबर 3 रिस्क एंड रिटर्न, नंबर 3 सेक्शन 3 रिस्क एंड रिटर्न। फिर नीचे सेक्शन 1 हेडिंग, सेक्शन 1 थियरी, नीचे लिखिए द थ्योरी पोर्शन, द थ्योरी पोर्शन, the theory portion is to be read with the notes, is to be read with the notes provided in the class, ठीक है। मैं थियोरी लिखवा नहीं रहा हूँ, थियोरी लिखवाना इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने नोट्स बना दिया है थियोरी का, ठीक है। थियोरी दिख रहा है आपको कितने पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके टोटल पार्ट 5। इससे आपका थियोरी कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर का थियोरी कंप्लीट हो जाएगा, अंडरस्टूड। बुक में देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, मैंने सबको समराइज कर दिया है, ठीक है। व्हाट आई बिलीव कि थ्योरी आने का चांसेस बहुत कम है। जो आपका 5 सम्स देगा ना, 7 सम्स में 1 सम्स थ्योरी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल में ज़्यादा जोर है ना, तो थ्योरी आप स्किप कर सकते हैं, कि नहीं, थ्योरी स्किप कर सकते हैं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैड टाइम्स की क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तभी देख के जाना, ठीक है। मैं कंप्लीट कराऊंगा अभी, ठीक है, देख के जाना। और ऑब्वियसली थ्योरी से आपका ट्रू फॉल्स MCQ आता है, ठीक है। दैट इन दिस विल हेल्प इन दैट पोर्शन ऑल्सो, अंडरस्टूड। पहले देखते हैं फंडामेंटल। व्हाट इज फाइनेंस? व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मनी, ठीक है। फाइनेंस इज अ इकोनॉमिक्स ऑफ मनी, ये आएगा ट्रू और फॉल्स। क्या है? फॉल्स, अंडरस्टूड, ऐसे आएगा क्वेश्चन। फाइनेंस इज द साइंस ऑफ मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट is the managerial activity which concerned with planning and control of the firm's financial resource. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है सर?
सर दो तरह का अकाउंट्स एंड फाइनेंस, अंडरस्टूड, एक टर्म बोला जाता है। आप कौन सा डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट कौन सा, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो ये फाइनेंस और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है? कोई पूछे कि फाइनेंस में अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है? सर लेवल का डिफरेंस है। अकाउंट्स में क्या बोलता है सर, क्या बनाना है, जर्नल एंट्री करना है, लेजर पोस्टिंग करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है कि नहीं? यही तो है। सर फाइनेंस क्या है? ये तो अकाउंट्स था। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस एक लेवल ऊपर में है, एक लेवल ऊपर है। क्या करता है सर? जो अकाउंटेंट बनाता है ना ये सब, उसको एनालाइज करना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, वो किसका काम है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है सर, आपका जितना भी मैंने वहाँ पे दिखाया ना कि ये सब, सर देखिए क्या है, इंस्टीट्यूशन, ये तो थियोरी है। मार्केट्स पता होना चाहिए ना, मार्केट्स में सर आप डिसीजन लेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना प्लेयर्स कौन कौन सा है। आप जब कॉलेज जाएंगे पढ़ने तो आपको पता होना चाहिए ना प्रोफेसर कौन है। ठीक है, तो ये फाइनेंस वर्ल्ड में प्लेयर्स कौन कौन सा है? बैंक, एनबीएफसी, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, तो पता होना, ये टर्म पता होना चाहिए। सर मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पता ही नहीं है क्या होता है, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। इन्वेस्टमेंट नहीं पता क्या है तो नहीं बनेगा। डेटर्स नहीं पता है सर, कैपिटल किसको बोलता है नहीं पता है तो नहीं बनेगा ना। आपको ये टर्म पता होना चाहिए। सिमिलरली फाइनेंस वर्ल्ड में ये सब कौन है, क्या रोल है, तो आपको पता होना चाहिए सारा। तो वो कौन बताता है सर? ये थियरी पार्ट। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास अंडरस्टूड? यस सर। ओके सर देखिए, और ये रहा आपका बैलेंस शीट। दिख रहा है आपको बैलेंस शीट? मैंने आपको क्या बोला, ये बनाना आपको नहीं सिखा था फाइनेंस। बनाने के लिए तो अकाउंट्स है, कॉर्पोरेट अकाउंट है ना, सर पढ़ा रहे हैं। वो बताना सिखा सर, फर्स्ट कॉल को कैसे रिकॉर्ड करे, सेकंड कॉल को कैसे रिकॉर्ड करे, है कि नहीं, कॉल सिनेरियर को कैसे रिकॉर्ड करे, ये सब कुछ नहीं बताता। ये बताता सर रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज कैसे करे, ये बताता है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी। अंडरस्टूड? सर देखिए इसके लिए डेलिकेटली एक चैप्टर दिया हुआ है। डेलिकेटली एक चैप्टर दिया हुआ, देखो, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये रहा, इससे डील होगा। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो कैपिटल को देखेंगे, सिर्फ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल को कैसे बेटर यूज करते हैं। अंडरस्टूड? वो हम लोग कहाँ ही पढ़ेंगे, ये वाला मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 4 में। अच्छा 4 में भाई, 4 में, ठीक है। कैपबज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, ठीक है, कैपबज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। द कंपनी इज स्टैंडिंग हियर, वो क्या चाहती है, कंपनी क्या क्या चाहती है, कॉस्ट ज़्यादा हो या कॉस्ट कम हो? कम हो, कोई भी चाहता, कंपनी क्या, कोई भी चाहता है कम हो। तो कॉस्ट इज व्हाट, कैपिटल और व्हाट, कैपिटल, कैपिटल ही है ना। आप लोग अकाउंट्स पढ़े हैं ना, कंपनी कॉल उठाती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, उठा रही है ना पैसा, फ्री में उठा रही है क्या? कंपनी क्या देती है उसको, अपने इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड। डिविडेंड, ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी का बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल,
किससे आ रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर ना। ये पूरा क्या है? ये मार्केट है कि नहीं? मार्केट से पैसा उठाती है, से 10% में उठाई है। यहाँ पे आ गया ना 50 करोड़, 50 करोड़ आ गया 10% में, क्या करेगी कंपनी? इन्वेस्ट करेगी ना। क्या, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेगी सर? प्रोडक्ट्स में प्रोडक्शन करेगी, या फिर कंपनी का प्रोडक्शन नहीं करती है तो इन्वेस्ट करेगी कोई प्रोजेक्ट में। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी तो ब्रिज बनवाएगी, है कि नहीं? तो सर वो सब कहाँ करेगी सर? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तभी तो बैलेंस होगा ना। देख लो, अब बताओ, ये यहाँ पे 10% से पैसा उठाइए, कहाँ से उठाइए? हाँ, इक्विटी शेयर मार्केट से। ठीक है, देखो इक्विटी शेयर होल्डर से उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं डिवेंचर लिख दूँ तो डिवेंचर भी आ गया ना इधर पे। अगर मैं डिवेंचर लिख दूँ, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। क्या होता है सुनो, आपने सुना होगा इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, है कि नहीं? इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। इफ आई my name is Naveen, if I buy the share of Reliance, सोचो 50 शेयर मैंने ले लिया, मैंने 50 शेयर ले लिया, ठीक है, और रिलायंस का 500 करोड़ का कैपिटल है, तो मैं क्या 50 शेयर मैं रिलायंस का ओनर हूँ? आंसर इज यस। कितना ओनर हूँ? बहुत कम का ओनर हूँ, लेकिन हूँ तो ओनर। अंडरस्टूड सर? एक कंपनी है जिसका शेयर टोटल है 50,000 शेयर्स, मैंने उसका 10,000 शेयर ले लिया, तो मैं 25% का ओनर बना कि नहीं? बताओ। पच्चीस % ही हुआ ना। 20% हुआ ना। 20% का ओनर बना कि नहीं? 20% का ओनर बना मैं। लेकिन ओनर कब बनता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज, प्रेफरेंस शेयर बोल के भी होता है सर। क्या क्या होता है सर? सर इक्विटी शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, डिबेंचर होता है, लोन, बैंक लोन होता है। ठीक है सर, ये कब करेंगे जब इस पे आएंगे तब करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे ना, वी विल रिविजिट दीज थिंग्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आई एम राइटिंग दीज थिंग्स, ठीक है? कि आप सुन लो, सुना हुआ तो फिर से सुनाएंगे, फिर से बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फिर से बोलेंगे एक बार, ठीक है? अभी सुन के रखो। इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, डिवेंचर है, बैंक लोन है। अंडरस्टूड सर? इक्विटी शेयर क्या होता है सर? दे आर द प्योर ओनर ऑफ द कंपनी, प्योर ओनर, ठीक है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? दे आर द मिक्स ओनर। ओनर नहीं बोलते हैं उसको, कोई ओनर नहीं है, ओनर इज इक्विटी शेयर होल्डर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं वो जो अच्छा इसके बारे में बाद में करते हैं। सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज द लोन प्रोवाइडर ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम 2 सोर्सेस। फर्स्ट फ्रॉम बैंक, हम लोग भी ले सकते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं कि नहीं? हम लोग भी ले सकते हैं, तो कंपनी भी ले सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। कुछ ऐसा डिफिकल्ट स्टफ नहीं, मैंने नहीं बोला, ठीक है? और कंपनी का अच्छा रेपुटेशन है कहाँ? मार्केट में। कंपनी का अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में, सबको पता है अगर लोन ले रहा है तो चुकाएगा पक्का, ठीक है? सत्यम नहीं है, ठीक है? लोन लिया है तो चुकाएगा पक्का। एग्जांपल रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस का मार्केट में रिपुटेशन है कि नहीं है? है। रिलायंस इंडिया, इसका मार्केट में रिपुटेशन है कि नहीं है? आंसर इज यस, है। बैंक इसको लोन देने के लिए डरेगा कि नहीं डरेगा? नहीं डरेगा, कूद कूद के लोन देगा कि सर ले लो, सारा लोन ले लो। अंडरस्टूड? अब ये बोला मैं मार्केट से लूँगा लोन, ये
तो ले सकता है, आंसर इज यस। जो जो मार्केट में लोन दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लोन प्रोवाइडर, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, क्या है, इंडिविजुअल। अगर इंस्टीट्यूशन होता तो यही होता ना, बैंक लोन होता, अंडरस्टूड, बैंक लोन होता। तो यहाँ पे कौन है, इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं क्या, मार्केट से लोन उठाया। तो जिसको वो टर्म फाइनेंस में टर्म क्या बोलते हैं, डिबेंचर। जो लोन बोलते हैं ना उसको बोलते हैं डिबेंचर। इट इज़ अ लोन, इट द इंस्ट्रूमेंट इज जस्ट लाइक अ बैंक लोन, बट ये कहाँ से उठाया, मार्केट से। कौन है सर, इंडिविजुअल है। सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आंसर इज यस देना पड़ेगा। सेम चीज, वही चीज अगर इंस्टीट्यूशन से ले ले, एसबीआई से ले ले, एचडीएफसी से ले ले, कोई इंस्टीट्यूशन से ले ले, तो बैंक लोन सबको पता है, बैंक लोन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने बोला था थोड़ा साइड करते हैं, कैसे सर, इसमें दोनों का फीचर होता है, वो आधा ओनर होता है, आधा लोन प्रोवाइडर होता है। क्लियर है, आधा ओनर होता है, आधा लोन प्रोवाइडर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ। कौन चाहेगा कि बिजनेस डूब जाए, किसको सबसे ज़्यादा डर रहेगा, इक्विटी शेयर को सबसे ज़्यादा डर रहेगा, आंसर इज नहीं। सबसे ज़्यादा डर रहेगा डिबेंचर होल्डर को। इक्विटी शेयर को लगेगा हाँ डूबना नहीं चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क दे के कौन रखा है, आंसर इज बैंक वाले लोग। अगर वो डूबा, क्योंकि आप जो ये मार्केट है, देखो ये मार्केट है, आपने एक रिलायंस का शेयर भी खरीदा है, आपने एमआरएफ का शेयर भी खरीदा है, अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदा है, लेकिन जो लम सम पेमेंट रहता है वो तो डिबेंचर होल्डर ने दे के रखा है ना। याद रखना, दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है। अब देखो, हु इज द ओनर, ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये बताओ, ये मालिक है, ठीक है, तो इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये मालिक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी डूब रही है, तो सबसे पहले पैसा किसको जाएगा, आंसर इज लोन वाले को। इन केस ऑफ लिक्विडेशन सबसे पहले पैसा किसको जाएगा, लोन वाले को, क्योंकि ये दीज आर जो मालिकाना हक जो इंजॉय कर रहा है वो तो ये कर रहा है ना, ये तो रिस्क लेके बैठा है लोन देके। तो सबसे पहले डूबेगा तो एसेट्स अगर बिकेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर बिकेगा, 50 करोड़ का लोन गया है और इन्वेस्टमेंट, सोचो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अभी 40 करोड़ है, तभी तो 10 करोड़ का लॉस है। समझ में आ रहा है ना, तभी तो 10 करोड़ का लॉस है। तो यहाँ पे अगर ये तो मालूम है कि पूरा का पूरा कैपिटल जो दिया हुआ है 50 करोड़ वो तो पेमेंट नहीं होगा, है कि नहीं, कि मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो 40 करोड़ का रियलाइजेशन होगा। तो हम लोग का स्टेप क्या होगा, सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को, उसके बाद किसको पैसा मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और लास्ट में किसको मिलेगा, मालिक को, इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी। अंडरस्टूड। सबसे लास्ट में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। क्लियर है। तो रिस्क कौन लेके सबसे ज्यादा बैठा है, रिस्क कौन लेके बैठा है, नहीं, रिस्क लेके बैठा है इक्विटी शेयर होल्डर वाले लोग। सबसे ज्यादा रिस्क लेके कौन बैठा है, इक्विटी शेयर होल्डर। उससे कम रिस्क लेके कौन बैठा है, उससे कम लेके प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और सबसे ज्यादा कम रिस्क लेके कौन बैठा है, बैंक, डिबेंचर। रिक्स में सबसे ज़्यादा रिस्क कौन लेके रखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, फिर डिबेंचर। डिबेंचर इंक्लूड बैंक ऑल्सो, ठीक है। अगर रिस्क यहाँ से ये वाला है, यही है ना। अब रिटर्न आपको पता है जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा रिटर्न। रिटर्न सबसे ज़्यादा डिमांड कौन करेगा, इक्विटी शेयर वाले लोग कि प्रेफरेंस शेयर वाले के डिबेंचर,
इक्विटी शेयर वाले लोग। सर ये सब में ना मैं फिर से आऊँगा, जस्ट आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि हाँ फ्रेमवर्क सोचना कैसे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कौन करेगा? आंसर इज इक्विटी। उससे कम एक्सपेक्ट कौन करेगा? प्रेफरेंस। सबसे कम रिटर्न एक्सपेक्ट कौन करेगा? आंसर है डिवेंचर। ये अगर 24% करेगा तो सोचो ये वाला 16%, तो ये 10%। क्लियर है? तो सर ये जो कैपिटल से रिलेटेड बात हो रहा है वो कहाँ पे आएगा सर? मॉड्यूल आपका 4 में। फाइनेंशियल ये इन्वेस्टमेंट का जो बात हो रहा था, कौन सा प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा प्रोजेक्ट में रिटर्न सबसे ज़्यादा है, वो कौन बताएगा? आंसर इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है सर, चूज करना पड़ेगा। आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं सर, विच प्रोजेक्ट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, यही तो खोजना है ना, यही तो खोजना है ना, विच प्रोजेक्ट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। कैसे खोजेंगे? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कैपिटल बजटिंग। देयर आर डिफरेंट टूल्स जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सर CA माइनस CL को क्या बोलते हैं? सर ये यहाँ पे आएगा, आ रहा है समझ में? क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस अकाउंटेंट नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर का 3 मेन फंक्शन है। देयर आर 3 मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। There are 3 main functions of financial manager. Number is what? Investment decision. दिख रहा है आपको? Investment decision. Financial management is concerned with the management resources. Resources समझ में आ रहा है ना? क्या है रिसोर्स? कैपिटल। दीज आर द रिसोर्सेज ना, वही उसी को तो अलोकेट करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट में। रिसोर्सेज इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर बाय टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द फर्म। क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू चेक विच प्रोजेक्ट इज most profitable. There are n number of projects in the market, n number of projects in the market. If you have, but if you have the money, there are n number of projects in the market, but the resource is limited or unlimited? Resource, money, resource what? Capital na? The capital is borrowed from the market, either in the form of equity share or in the form of bank loan or in the form of debenture. है कि नहीं? It has some cost. It has some cost. इक्विटी शेयर का कॉस्ट है 24%, 16%। सोचो इक्विटी शेयर है, ये बैंक लोन है, ठीक है? इक्विटी शेयर बैंक से गए तो बैंक 16% ब्याज से में पैसा दे रहा है, मैंने लिया। इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कि कम से कम उसको 24% देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आई कैन टेल माई कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज 24% और 16% और समवेयर बिटवीन 24 और 16। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इक्विटी शेयर होल्डर का मेरा डिमांड है ना, आप मालिक है तो आपको कुछ चाहिए ना रिटर्न। अगर वो आप मालिक है, आपको डिमांड है कम से कम 24% मुझे चाहिए, और बैंक से लोन लेने गए थे, उसमें एग्रीमेंट पे 16% देना पड़ेगा, इसका मतलब कॉस्ट है इसका 16%। तो मेरा जो फंड है, कॉर्पस है, टोटल 100 करोड़ का, उसका कॉस्ट कितना होगा? 24%, 16% या इन दोनों के बीच में? ऑनलाइन क्लास क्या होगा?
24% होगा, 16% होगा, या इन दोनों के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में होगा ना। अगर मैं सोचो सोचो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 50 करोड़, 50 करोड़, इससे 50 लिया, इससे 50 लिया, तो मेरा कॉस्ट क्या होगा? एवरेज ना दोनों, क्या रहा एवरेज? 10, 3, 40, 20%। देखो नहीं आ रहा समझ में? समझ में नहीं आ रहा क्या ऑनलाइन क्लास? आपको 100 करोड़ का ज़रूरत है, सुनिए, 100 करोड़ का ज़रूरत है, आपने सारा पैसा इक्विटी से ले लिया, ठीक है, और इक्विटी का डिमांड है कि मुझे 24% चाहिए, तो आपका 100 करोड़ का कॉस्ट कितना हो गया? हाँ, आपको 100 करोड़ का ज़रूरत है, आपने सारा पैसा इक्विटी वाले से ले लिया, इक्विटी से ले लिया, समझ में आ रहा है ना? मार्केट से लिया है, और मार्केट का डिमांड है 24%। तो आपका जो पैसा आया है 100 करोड़, उसका कॉस्ट क्या है? 24% ना। कोई टीचिंग नहीं है इन्वॉल्व, कॉमन सेंस है। हाँ, जो ठीक है, जो भी है 124 का मैं कॉस्ट, मैं परसेंटेज के टर्म पे बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो मेरा सारा का सारा पैसा किससे आ रहा है? इक्विटी से आ रहा है। हाई सोर्स ऑफ फाइनेंस, हाई कॉस्ट, दिख रहा है ना? आ रहा है समझ में? छोड़ो, एक केस है। दूसरा केस, मुझे 100 करोड़ का ज़रूरत है, मैंने सारा गया एसबीआई में एग्रीमेंट साइन किया कि 100 करोड़ चाहिए, मेरा रेपुटेशन अच्छा था, एसबीआई मुझे 100 करोड़ दे दिया, और एग्रीमेंट में लिख दिया 16% इंटरेस्ट होता है ना, होम लोन, पर्सनल लोन, सब पे इंटरेस्ट आता है। तो मेरा 100 करोड़ का दाम कितना है? 16% है कि नहीं? मुझे 100 करोड़ पे 16% का ब्याज देना पड़ेगा उसको, तो 16% का मेरा कॉस्ट है ना। आ रहा समझ में? अब मैंने क्या बुद्धिमानी किया, इससे 50 लिया, इससे 50 लिया, तो मेरा इंटरेस्ट का मेरा जो 100 करोड़ का कॉस्ट है, तो समवेयर बिटवीन इसमें आएगा ना। आ रहा समझ में? अब तो डिपेंड करता है कि इससे 50 लिया, इसका मतलब आधा इसका आएगा, आधा इसका आएगा, दोनों मिला के 20 आएगा। अगर मैं इसको 30 कर देता और इसको 70 कर देता, तो इसको 30 करता, इसको 70 करता, तो मेरा कहाँ आता? 20 से कम या 20 से ज़्यादा? कॉमन सेंस है कुछ। कम जा, मैं कैलकुलेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 20 से कम या 20 से ज़्यादा? 20 से कम ना। मेरा मैक्सिमम कम इंटरेस्ट से कब से ज़्यादा पैसा निकला हुआ है। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा कि टफ लग रहा है? हाँ, टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप फाइनेंस की वर्ल्ड में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो बैलेंस शीट बनाना छोड़ो, बैलेंस शीट को पढ़ना सीखो, ठीक है? बनाने वाला टैली किसको आता है? टैली आता है आपको? टैली आता है? कौन बनाता है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट कौन बनाता है? टैली में बैलेंस शीट कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर बनाता है भाई, ठीक है? बैलेंस शीट बनाना सॉफ्टवेयर का काम है, पीएल बनाना सॉफ्टवेयर का काम है। अपना काम ह्यूमन ब्रेन कहाँ लगता है इसको इंटरप्रिटेट करने के लिए, ठीक है? ये समझ में आ रहा है ना? ये कितना आएगा सर? 20% से कम, 20% से कम कितना आएगा? हो सकता है सर 18% आ जाए, एग्जैक्टली पता नहीं है, 20% से कम आएगा, ठीक है? सेम उल्टा, अगर इधर 70 से कर दे तो क्या होता है? 20% से ज़्यादा, लेकिन 24 से कम है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो सर ये डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ से पैसा उठाना है, सॉरी ये इसको फाइनेंसिंग डिसीजन बोलता है। इन्वेस्टमेंट से सर ये 100 करोड़ को कहाँ लगाना है? देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, P1, P2, P3, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, PN। कहाँ लगाना है पैसा? वो कैसे डिफाइन, कैसे हम लोग सोचेंगे? सर सोचेंगे कहाँ? कैपिटल बजटिंग से। तो वो डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है? फाइनेंसिंग डिसीजन, सर पैसा उठा रहे थे, कहाँ से उठा रहे थे? डेब्ट से उठा रहे थे, इक्विटी से उठा रहे थे। कितना उठाना? 70 30 60 50, यही तो वेट है ना, वेट है ना ये। 70 30, 70% बैंक से उठाया, और बैंक से उठा मतलब डेट से उठाए, और 30% इक्विटी से उठाए। इक्विटी से मतलब मार्केट से उठाए। वो डिसीजन कौन लेगा? आंसर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शन है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ना, मतलब कि मैं पढ़ के बता नहीं सकता, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है? मेरे बोलने के बाद, मेरा क्लास के बाद कोई जाके घर में पढ़ेगा नहीं, इसको मैं शेयर कर दूंगा, सो सब समझ में आएगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मगअप इस लेवल पे मगअप मत करना भाई। क्लास 10 9 चला गया मगअप करने का, ठीक है? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ये सब करते थे, वो सब खत्म हो गया, अब मगअप नहीं होता है, ठीक है? इफ़ यू वांट टू बी गो वेरी फार तो समझना सीखो। और तीसरा क्या? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। पर इक्विटी शेयर को क्या चाहिए? इक्विटी शेयर को एक डिविडेंड चाहिए, ठीक है? जैसे कि बैंक को क्या चाहिए? बैंक को क्या चाहिए? बैंक मतलब डेप्ट होल्डर को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए ना। अरे बैंक क्या, बैंक हो या फिर बैंक लोन या डेट, एक ही बात है। डेट बोले, डेट मतलब क्या? डिबेंचर। डिबेंचर, ठीक है? इसको समझो कि बैंक का लोन है। बैंक का लोन, ये तो इस समझ में आ रहा है ना, बैंक का लोन। तो बैंक का लोन को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। प्रेफरेंस शेयर को क्या चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या चाहिए? आंसर इज डिविडेंड चाहिए। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट earned by company. The decision of giving dividend to equity shareholder depends on what profit the company earned throughout the year. कंपनी का प्रॉफिट पे डिपेंड करता है डिविडेंड, लेकिन डिबेंचर प्रॉफिट पे, डिबेंचर का इंटरेस्ट प्रॉफिट पे अर्न नहीं करता। आज कंपनी अगर कम कमाई है तो बैंक को बोल नहीं सकती है कि सर आज हम कम कमाए हैं तो आप अपना ब्याज कम लीजिए। होता है क्या? कभी नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अगर कंपनी कम कमाई है तो ओनर को बोल सकती है कि तुमको हम डिविडेंड कम देंगे। लॉजिकल है कि नहीं? ओनर को तो बोल सकती है ना कि तुमको डिविडेंड कम देंगे, कंपनी कम कमाई है, लेकिन इंटरेस्ट को नहीं डिफर कर सकती कि कम देंगे। इंटरेस्ट इज अ कमिटमेंट, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन, बाउंड एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड कंपनी। इट इज अ बाउंड एग्रीमेंट बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी। अंडरस्टूड? तो डिविडेंड समझ में आया? डिविडेंड टू whom? The company, dividend to whom? To preference shareholder and to equity shareholder, ठीक है? ये पार्ट 3 समझ में आया? टाइम हो गया भाई, यही प्रॉब्लम है ना। ये कुछ डेफिनेशंस बाय ऑथर है, कभी आते हैं सम्स, एमसीक्यू में पूछता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ समझाने का है नहीं इसमें, कौन सा ऑथर ने क्या क्या बोला है। अंडरस्टूड? इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, समझ में आ रहा है ना? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड मतलब क्या? फंड को लेना कहाँ से? बैंक एंड हाँ मार्केट, यही है ना? मार्केट, बैंक्स एक्सेट्रा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, क्या फील आ रहा है? फील आना जरूरी है आपको, मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना, कि कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ठीक है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? सर फंक्शन क्या था?
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. ठीक है सर. डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये तो आपको बता दिया ना. डिविडेंड डिसीजन के लिए, डिविडेंड डिसीजन के लिए देखिए, ये आपका है डिविडेंड डिसीजन. आ रहा है समझ में? क्या क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपका वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी. इसमें पढ़ना है फिक्स एसेट्स. इसमें पढ़ना है कैपिटल. इसमें पढ़ना है सर रेशियोज. रेशियोज क्या बोले सर? रेशियोज तो इंपॉर्टेंट होता है ना, पढ़ा है ना आपने रेशियोज. करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, डेटा टर्नओवर रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, है कि नहीं? ये सब क्यों होता है? टू मेक द गुड डिसीजन. यही तो होता है ना. इन्वेस्टर रीड्स दिस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट. क्विक रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल कितना है, सब कहाँ से पता चलता है? इससे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये तो थ्योरी है, क्लियर है? और ये क्या है सर? ये भी तो थ्योरी है लेकिन इसके संग प्रैक्टिकल भी है कुछ कुछ. क्लियर है? ये वाला ग्रिप में है सारा. ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने कुछ बात नहीं किया है, ये ग्रिप में है. आ रहा है समझ में ना? तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए यार, बैक ऑफ द माइंड, कि सर किस क्या चीज़ के लिए बोलने वाले हैं. क्लियर है? दूसरा देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. कुछ डेफिनेशन, घटिया सा डेफिनेशन था, याद करने का चीज़ है, समझाने का चीज़ नहीं है. ठीक है, वो हो गया. मोटा मोटी मुझे समझ में आ रहा है. इफेक्टिव यूज क्या होता है सर? इफेक्टिव यूज आपका ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए. क्लियर है? ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? अगर प्रॉफिट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड टू बी फ्रॉम द लीस्ट कॉस्ट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड फ्रॉम टू द हाइएस्ट, टू द प्रोजेक्ट हैविंग हाइएस्ट प्रॉफिट. आ रहा है समझ में? प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फंड which we have to give least cost, deployment of the fund which will give highest profit. यही तो होना चाहिए. अब बीच में क्या होगा? प्रॉफिट मजा कौन लेगा? कंपनी. बीच, इन दोनों के बीच में गैप, जो पैसा उठाना और पैसा इन्वेस्ट करने के बीच में जो गैप हो, क्या कंपनी क्या चाहिए? बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना. इससे क्या होगा सर? कंपनी का क्या मोटो होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. क्लियर है सर? स्टार्टिंग में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता था ना, तो ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज द पर्पस ऑफ द कंपनी. कंपनी प्रॉफिट बनाना चाहती है, कंपनी प्रॉफिट बनाना चाहती है, सबका यही पर्पस था. बाद में ना इसको बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको अच्छे व्यू से देखा नहीं गया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ भी कर देती थी. वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हमारा कुछ मोरल ऑब्लिगेशन भी होता है. कंपनी का मोरल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन होता है. कंपनी सबको ब्रीच करके निकल जाती थी, बिकॉज इसका ऑब्जेक्टिव ही था प्रॉफिट कमाना. तो आज के डेट में इसको हटा के ये डाला गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है कंपनी का शेयर होल्डर मतलब क्या? डिवेंचर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर. हु इज द ओनर? ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर. ओनर का वेल्थ बढ़ाओ. सर आप कंपनी है सी लिमिटेड या एक्स लिमिटेड. एक आदमी था वो 10 शेयर लिया था एट द रेट ऑफ 500. कितना उसका वेल्थ कितना था जब आपका शेयर लिया था? तो 5000. ये वैल्यू ऑफ द कंपनी बढ़ाना है, ये वाला वेल्थ बढ़ाना. कंपनी का वेल्थ कितना है अभी? उस शेयर होल्डर का वेल्थ कितना है? 5000. कंपनी में शेयर होल्डर का वेल्थ कितना है? 5000. उसको इंक्रीज करना है, इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसको इंक्रीज करना. सर वो इंक्रीज कैसे होगा 5000? अब बोलते सर 15 शेयर ले लो, 5000 बढ़ जाएगा.
वो नहीं पर्पज़ है। पर्पज़ है शेयर वैल्यू बढ़ाना, शेयर वैल्यू, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज करो। वो कैसे इंक्रीज होगा? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड कब कैसे बढ़ेगा? जब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया हो। किसको दिख रहा है फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है? शेयर होल्डर को, मतलब क्या? मार्केट को। मार्केट को दिख रहा है कंपनी का पर्सपेक्टिव ग्रोथ बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे, ग्रीन एनर्जी के बेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। दिख रहा है? तो सबको क्या दिखेगा? जो जो कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है उसका फ्यूचर अच्छा है, दिखेगा कि नहीं? वो जो फ्यूचर अच्छा दिखना चाहिए वो मार्केट को दिखना चाहिए। तो कंपनी क्या, तो मार्केट क्या करेगा? इस कंपनी का शेयर लेगा, सब खरीदेगा। शेयर प्राइस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है? अगर डिमांड मतलब कि शेयर लेने के लिए ज़्यादा भीड़ पड़ा हुआ है और मार्केट में शेयर का शॉर्ट है, मार्केट में शेयर का शॉर्ट सप्लाई है, मिल नहीं रहा शेयर, अब भीड़ पड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली शेयर का दाम सूट अप करेगा। ठीक है? तो कंपनी क्या चाह रही है? ये शेयर 550 हो जाए, ये शेयर 570 हो जाए, ये शेयर 600 हो जाए। क्लियर है? तो इससे क्या होगा? ये शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा पढ़ना। प्रॉफिट का मतलब क्या था? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है? फेवरेबल क्या था? प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस विथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबको पता है ना? फ्यूचर इज अनसर्टेन। अनफेवरेबल क्या है? इट लीड्स टू एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर एंड कंज्यूमर। बताया ना मैंने? ये हो गया था। फिर इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट ऑफ द इक्विटी शेयर। ठीक है? फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंस मैंने कर दिया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या होता है? इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द शेयर होल्डर एंड द स्टेक होल्डर। ठीक है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ना। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या हुआ सर? स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल, छोटा चीज़ है भाई। सेल्स में मतलब पैसा कमाना इज छोटा चीज़, लेकिन वेल्थ बढ़ाना इज बड़ा चीज़। ठीक है? कैपिटल बढ़ाना मतलब अपना कैपिटल, कंपनी का इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ाना। फिर उसके बाद स्कोप वाला फाइनेंशियल मैंने बता ही दिया था। ठीक है? डिविडेंड डिसीजन वो भी मैंने यहाँ पर डाला है, देख लो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है? ठीक है? ये वाला रोल ऑफ सीएफओ क्या हो सकता है? कि सीएफओ मैंने बताया ना, आपका प्रोक्योरमेंट को मिनिमाइज करना, प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट मिनिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मैक्सिमाइज करना, ये सब यहाँ पे है। ठीक है? ऑनलाइन क्लास ठीक है, इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेटर लेके आइएगा। ये मैं शेयर कर दूंगा अगर किसी को किसी में चीज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है? किसी भी चीज़ में कोई भी टॉपिक, कोई भी अगर सेंटेंस है जो समझ में नहीं आ रहा सर बोलना क्या चाह रहा है, तो मेरे पास लेके आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? नेक्स्ट क्लास कैलकुलेटर होना चाहिए। क्लियर है? और कैलकुलेटर में कौन सा बटन होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? थैंक यू।